इसी तरह जानता हूं कि ये सैकड़ों करोड़ कमाने वाले जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ऐसे ऐसे कंट्री से हैं जिस देश की आबादी मुगलसराय जितनी नहीं होगी। मतलब मुगलसराय बनारस को मिला दें तो शायद उनके कंट्री की आबादी भी उतनी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो इतने कमा रहे हैं। किस बात के कमा रहे हैं? अपॉर्चुनिटी को समझने के एवज में। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति आगे है तो किस बात से आगे है? अवसर को यदि कोई व्यक्ति समय पे पकड़ता है, डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस RCM को आने वाले जनरेशन के एक बेहतरीन अवसर को देखते हुए पकड़िए और मजबूत तरीके से कीजिए। अदरवाइज आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। कितनी? 100। जो आप बोलिएगा मैं वही मान के चलूंगा, ठीक है। ये आबादी कम हो रही है ना बढ़ रही है? बढ़ रही है। और रोजगार को लेके जो आपका मत है वो क्या है? बढ़ रहा है ना कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो एक तरफ आबादी हमारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ रोजगार जो है वो। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में दुनिया में क्या लोगों को देखने को मिलेगा? लोग तो रहेंगे लेकिन काम ही नहीं रहेगा। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है कि आज जिन चीजों से लोग पैसे बना रहे हैं, आज जिन चीजों से लोग पैसे कमा रहे हैं, वो सारे के सारे काम ही उनके सामने नहीं रहेंगे, विलुप्त हो जाएंगे। अब हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात को ना सोचने के लिए तैयार है, ना मानने के लिए तैयार है कि आने वाले टाइम में दुनिया का जो स्वरूप होगा उसमें हम या हमारे बच्चे कैसे अपनी जिंदगी को जिएंगे। और यही चीज मैं आज आपको रियलाइज करवाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। सो मेरा एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, रिकॉर्डिंग के लिए आइए। हाँ, रिकॉर्डिंग के चार्ज 1 लाख रुपए कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि ना जाने कितने हजार फोटो बेकार पड़े हैं आपके मोबाइल में, कितने 100 वीडियो बेकार पड़े हैं। और उसके बाद भी यहाँ सामने आमने सामने होने के बाद भी अब मुझे देखिएगा कि मोबाइल की स्क्रीन को किस तरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसमें। तो बातों पे फोकस रखिए आप सारे ही लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूँ। और इस डाटा को समझिएगा, ये डाटा जहाँ भी कभी आप बैठिएगा किसी भी व्यक्ति के सामने, ये आपके बहुत काम आने वाला है। पहली बात जो मैंने आपसे करी, देश की आबादी कितनी? प्लस में जाना है या माइनस में? बढ़ना ही है ना। ये 150 करोड़ भी होगा, 200 करोड़ भी होगा। रोजगार की स्थिति एवरी डे एवरी मिनट आप आंकड़ों पे यदि आ जाइए, मैंने अभी इमरान नेटवर्क ग्रुप में डाला भी था, 2030 तक कितना करोड़? 9 करोड़। मतलब 9 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले। और 9 करोड़ लोग यदि जॉबलेस होंगे तो एक व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है ना, उसने एक ट्यूशन टीचर भी रखा हुआ है, वो सब्जी खरीदने भी जाता है, वो फल खरीदने भी जाता है, वो ऑटो पे भी बैठता है, वो ट्रेन पे भी बैठता है, वो हवाई जहाज पे भी बैठता है, उसके बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उसकी पत्नी पैसे खर्च भी करती है, बहुत सारी चीजें। तो एक बेरोजगार हुआ तो कितने बेरोजगार हो गए उसके पीछे, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये बेरोजगारी कौन ला रहा है? टेक्नोलॉजी। सिर्फ AI पे मत जाइए, मशीनीकरण भी है उसका एक हिस्सा। और ये कम होना है या बढ़ना है? बढ़ना है। ये और अपग्रेड होगा या पहले से कमतर हो जाएगा ये? और ये और अपग्रेड होगा तो क्या होगा? और ये किस लेवल पे बढ़ सकती है इसका अंदाजा भी है आपको? नो। वही मैं बताना चाहता हूँ। गो हैव टू डू RCM। 1959 में क्यों यहाँ पे शुरू हुआ, हम इस चीज को समझ नहीं पाते, बेवकूफ आदमी। एक तो भारतीय हैं, अड़ियल हमारा स्वभाव पहले से ही रहता है, और ऊपर से कौन से क्लास में आते हैं? बहुत लोगों को लगता है कि वो मिडिल क्लास में है। कौन से क्लास में? हाँ, गलतफहमी दूर कर लीजिएगा। मिडिल क्लास में तो वो हैं जो 20-50 करोड़ में है। अब देखिए, गरीबी का मतलब समझ ले तो हमारे से बेहतर कोई इंसान ही नहीं। क्योंकि देखिए, सच्चाई को स्वीकार कर लेना जिंदगी में आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। ये याद रखिएगा, जो हम स्वीकार करने को तैयार, कोई हमें बोल देवे ना, हम मानने को तैयार। जैसे कि कैसे प्लान दिखाने टाइम में कोई बोलता है कि आपके पास टाइम नहीं, आप मान लेते हैं क्या?
आपके पास पैसा नहीं है, मान लेते हैं क्या? आपके पास इज्जत नहीं है, मान लेते हैं क्या? हाँ, कभी नहीं मानते। और यही सब चीजें समझ में आ जावे तो फिर ये बिजनेस समझने में तनिक भी आपको देरी नहीं लगेगी। तो जो चीजें मैं खैर उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जॉब की बात कर रहा हूँ, अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ एंड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो समझने की चीज़ क्या है कि एक एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में किस लेवल पे फ़र्क डालने वाली है और ये कितनी तेज़ी से डालने वाली है, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। उदाहरण के तौर पे मैं आप सभी लोगों से कुछ चीज़ें पूछूंगा भी और बताना भी चाहूँगा। आज के डेट में आपको मालूम है नौकरियाँ क्यों बची हुई है? नहीं, नौकरियां बची हुई है बेवकूफ़ों की वजह से। किसके वजह से? मैं साबित करूंगा, आप परेशान मत होइए। आज बैंक में एम्प्लॉय क्यों रखे गए? मुझे बताइए, पैसा निकालने कहाँ जाते हैं? और ये तो पता है ना कि एटीएम में जमा भी कर सकते हैं, तो फिर भी बैंक में क्यों आदमी रखा गया है? क्योंकि बैंक वाले को मालूम है कि कुछ अभी हैं जमा करने आएंगे, जिनको अभी जमा करने, तो इसीलिए रखा गया उसको। अदरवाइज मशीन तो आ चुकी है, उस इंसान की जरूरत नहीं है, फिर भी क्यों रखा गया उसको कुछ दिनों के लिए? कि धरती पे अभी कुछ। आप बताइए, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं आप लोग? टिकट कटाते हैं ना? तो खिड़की के पीछे जो आदमी रखा गया वो किसके लिए रखा गया? तो गलत तो हम कुछ बोलेंगे थोड़ी है आप लोगों के बीच में, हम दिल्ली से यहाँ गलत बोलने के लिए थोड़ी आए हैं। आप बताइए, वो खिड़की के पीछे जो इंसान को बिठाया गया है टिकट काटने के लिए, वो किसके लिए रखा गया है? अब चुप मत रहिए, बोलिए। अब देखिए, आवाज तो इसलिए नहीं निकल रही कि भाई साहब खुद लाइन में लगते हैं वहां पे। अरे मैं समझ रहा हूं, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए आप कि मैं आपको बेवकूफ बोल रहा हूं। आगे आगे चीजें समझ में आएंगी आपके। थोड़ी देर के लिए ना बिल्कुल अपने आप को बिंदास रखिए, टेंशन फ्री रखिएगा। इस टेंशन में मत आ जाइएगा कि इतना स्मार्ट है कि हमको बेवकूफ बोल रहा है। नहीं, जो हकीकत है वो आपके सामने रख रहा हूँ। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारी गरीबी के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हम वास्तविकता को स्वीकार करने वाले लोग नहीं हैं। ये गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और यही चीज़ आपको समझना है कि भाई टिकट काउंटर के पीछे आदमी क्यों रखा गया है। अब हर किसी को मालूम है टिकट मोबाइल से काट सकते हैं, नहीं काट सकते। और आपको हैरानी होगी कि काउंटर पे जो टिकट मिलता है उससे 10% सस्ता ही मिलेगा, लेकिन कब वक्त दिल है कि गए, लाइन में ना लगे, धक्का मुक्की ना सहे, एक दो बार पॉकेट मारी नहीं हुई, थोड़ी मतलब बहस काउंटर वाले से नहीं हुई, 2-4 रुपये एक्स्ट्रा उसने ले ना लिए हो हमसे, तब तक मजा थोड़ी आता है ट्रेन में चलने। हाथ में पेपर नहीं आया तो कुछ चीज़ें ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेट्रो में ट्रेवल किया आपने? हाँ, वहाँ टिकट चेक करने वाले कितने आदमी दिखे आप? तो बिना टिकट के वहाँ में से कितने चले? कोई नहीं। और जहाँ टिकट चेक करने के लिए आदमी रखा गया है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए ये कोई मजाक का विषय नहीं है। ये विषय है इस बात का कि अब ईमानदारी से काम लेने के लिए भी इंसान को हटाना पड़ेगा। कहीं ईमानदारी लागू करना है तो पहला तरीका क्या होगा? और दुनिया कर रही है नहीं कर रही इस काम? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो क्या करना होगा? इंसान को, मशीन को। और ये चीजें इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि एक एक इनोवेशन कितने लोगों को बेरोजगार कर रहा है ना, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल, क्योंकि मैं इस पे बात करूँ तो शायद महीनों इस पे लग जाए, लेकिन कहीं कैमरा वैमरा दिख रहा है क्या? वहाँ पीछे है वो कोने में, दिख रहा है ना? उस कैमरे के आने से कौन बेरोजगार हुआ? मंद बुद्धि। आप ही को बोल रहा हूँ। कौन बेरोजगार हुआ? मंद बुद्धि। फिर मंद बुद्धि पे चलेगा। मैं मंद बुद्धि तो आपको बोला मैंने।
क्या उस कैमरे ने किसको बेरोजगार किया वो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, गार्ड को, इसीलिए तो मंदबुद्धि बोल रहा हूँ मैं, बिलो एवरेज, क्योंकि दिमाग इतने पे गया कि किसको कौन बेरोजगार हुआ। वो कैमरा क्या क्या कर दिया आपको पता भी है, अंदाजा ही नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ, आज जो ड्राइवरलेस गाड़ियां चलाने की बात हो रही है, हैदराबाद में IIT हैदराबाद में एक बस तैयार की गई ड्राइवरलेस। वैसे तो टेस्ला की गाड़ियां ऑलरेडी दुनिया में दौड़ रही है सड़कों पे जो ड्राइवरलेस है, बावजूद इसके IIT हैदराबाद को करके देख लीजिएगा 11,000 लोग अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। उस बस में कोई ड्राइवर नहीं है, कोई खलासी और कोई कंडक्टर भी नहीं है। सब कौन कर रहे हैं? कौन कर रहा है? हवाई जहाज पायलटलेस या ड्रोन। पायलटलेस हवाई जहाज को ड्रोन बोलते हैं। आप बताइए कौन काम कर रहा है वहां पे? भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई ना, कितने पाकिस्तानी भारत आए और कितने भारतीय पाकिस्तान गए? तो लड़ा कौन वहां पे? कैमरा लड़ा। यस, कैमरा। मिसाइल और बाकी रडार और सेंसर इसके बाद की चीजें। रोल किसने प्ले किया? कैमरा। मंदबुद्धि कहां तक गए थे? गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड तक। इसलिए तो आरसीएम समझ में नहीं आता, और समझने के बाद भी, ज्वाइन करने के बाद भी तेजी से करने का काम समझ में नहीं आता है। एक नाम आपने सुना होगा, खान सर। क्या करते हैं वो? पढ़ाते हैं ना। खान सर पहले भी पढ़ाते थे। एक दिन दिमाग में एक विचार आया और एक विचार के माध्यम से उन्होंने वर्मा सर एक कैमरा खरीद लिया। क्या खरीद लिया? कितना कैमरा? आनंद सर, एक। हैरान हो जाइएगा कि वो हिंदी में पढ़ाते हैं। अभी इंग्लिश, उड़िया, बांग्ला, तेलुगु में वो नहीं पढ़ाते। अभी सिर्फ किस भाषा में पढ़ाते हैं? और एक कैमरा खरीद के हिंदुस्तान के 8 लाख हिंदी भाषी टीचर को बेरोजगार कर दिए। किसको बेरोजगार किए? टीचर को, शिक्षक को। और अभी ये मामला तब है जब सिर्फ कहाँ अभी अटके हैं, जिस दिन इंग्लिश पे आ गए तो ये 80 लाख भी हो जाएगा, करोड़ में भी चला जाएगा। तो खान सर ने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया? खान सर ने किया? एक कैमरे ने किया। किसने किया? तो मैं तो सिर्फ कैमरे की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे हजारों प्रोडक्ट आ चुके हैं और हजारों अभी आने बाकी। आप सोच के देखिए कि जिन बच्चों को आप पढ़ाने में पूरी ताकत लगा रखे हैं, ये क्या करेंगे? कभी सोचा है आपने? TCS जैसी कंपनी 12,000 एम्प्लॉय को बाहर कर दी। किसी चपरासी को बाहर नहीं किया उसने, किसी सिक्योरिटी गार्ड को बाहर नहीं किया उसने। जितने भी बाहर होने वाले लोग हैं ना, किसी की सैलरी लाख रुपए से कम नहीं। किसी की 8 लाख, किसी की 7 लाख, किसी की 13 लाख, किसी की 23 लाख, ऐसे ऐसे लोग बाहर हुए। अब जरा सोच के देखिए कि जो बाहर हो गए उनकी ज़िंदगी अब कैसे चलेगी, क्या कर लेंगे? पहले तो बाहर कोई इस कंपनी से निकलता था तो दूसरी कंपनी का दरवाज़ा खुला रहता था। अब तो सारी कंपनी की एक ही समस्या है कि जो है उसको बाहर निकालना है। रखेगा कोई नहीं। कोई नहीं। जिस तरह कोरोना में किसी बाहरी व्यक्ति को कोई अपने घर नहीं आने देता था। हाँ, घर तो थे लेकिन आने देता था क्या कोई? उसी तरह आज कंपनियां कर रही है कि नौकरी से निकाले गए वो लोगों को कोई रखने वाला नहीं। तो आप सोचिए कि दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है। और इस बदलते माहौल, बदलते परिवेश में, मैं छोटा था, मुझे याद है कि मैं पढ़ता था तो रेलवे और डिफेंस, इंडिया के अंदर 2 सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था। 16-17 लाख का आंकड़ा होता था। सबसे ज़्यादा डिफेंस और रेलवे। जनरल नॉलेज में भी हम लोग पढ़ते थे। एम्प्लॉय जो थे, एक में 16 लाख और एक में 17 लाख टोटल सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे। आज बताइए, आज कोई कंट्री की लड़ाई होती है तो कितने सैनिकों की आवश्यकता है? बोलिए ना। पीछे वाले बोलते तो मुझे अच्छा लगता। हाँ, ना के बराबर जरूरत तो है, लेकिन जहां कहीं 1 लाख पहले चाहिए होते थे उस काम को शायद 50-100 लोग मिलके कर देवे आज के डेट में। भाई मिसाइल ही तो टारगेट करना है, बाकी काम के लिए तो सॉफ्टवेयर बना हुआ है।
आपको तो केवल बटन, अब तो आने वाले समय में सॉफ्टवेयर भी नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर पे ही सारा चीज छोड़ देना है, आदमी भी रखने की जरूरत, क्योंकि आदमी को तो झपकी भी आ जाए, सॉफ्टवेयर को झपकी नहीं आएगी। तो सारी चीजें ऑटोमेटिक होती जा रही, ऑटोमेटिक होती जा रही। मैं अभी आ रहा था बरवा से गाड़ी में, ऑटोमेटिक मोड ऑन किया, पानी पड़ते ही वाइपर चलने लगेगा, बार बार ऐसे ऐसे करके। भाई वाइपर चलाने में गाड़ी में क्या होता था, एक बाहर घूमता है, एक अंदर हाथ ऐसे घूमता है, यही है ना। कभी लाइट ऊपर कभी लाइट नीचे, अब सारा ऑटोमेटिक सिस्टम, यानी कि इंसान के सारे काम कौन कर रहा है, मशीनें कर रही है। तो आप जरा सोच के देखिए कि जिन बच्चों को पढ़ाने में आप लगे हुए हैं, आने वाले समय में कौन सा काम उनके हाथ में रहेगा? बताइए बताइए, क्या रेलवे में नौकरी बढ़ने वाली है? क्या डिफेंस में बढ़ने वाली है? क्या आईटी में? क्या माइनिंग में? कोई एक सेक्टर बता दीजिए जिसमें नौकरी बढ़ने वाली है। अरे मजदूर तक बेरोजगार होने वाले हैं। पहले तो ये होता था ना कि कुछ समझ में नहीं आया तो मजदूरी करके पेट, कई लोग ना दूसरों को धमकी भी दे देते कि जाने को नौकरी नहीं लगी तो भी मजदूरी कर लेंगे। कहाँ कीजिएगा मजदूरी? मजदूरी में कहीं इसको बढ़ रहा हो तो बताइए मुझे। पहले गधे का काम इंसानों ने छीन लिया, अब इंसानों का काम मशीनों ने छीन लिया। तो आपके लिए कहीं भी देखिए, आप में से हम में से तो कुछ लोग खुशकिस्मत है इस मामले में कि चलो कुछ कर लिए, कई लोग खुशकिस्मत है इस मामले में कि जिंदगी के बहुत साल वो जी चुके हैं। लेकिन कभी सोचे आपके बच्चे, अब तो मैं पहले बोलता था ये बात कि सेटल कहाँ होंगे, अब तो आपको चिंता मालूम है किस बात की करनी है कि जिनकी नौकरी लग गई है उनका भी क्या होगा। बहुत बड़ा विषय है सर, जिनकी नौकरियां लग गई है उनका भी क्या होगा। नहीं समझ में आता है ना यार आरसीएम। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि 65 साल पहले 60 साल पहले इस इंडस्ट्री की लॉन्चिंग ही इस बात के लिए हुई थी कि बदलते ज़माने में इसके अलावा कोई विकल्प लोगों के पास में नहीं। अच्छा, मेरी बात में थोड़ा भी डाउट आपको लगे ना, आप घर जाके सोचिएगा, मत कीजिएगा आरसीएम, लेकिन घर जाके इस बात पे गहनता से सोचिएगा कि हाँ यार, कौन कौन सा काम बचने वाला है और कौन कौन सा काम खत्म होने वाला है। मैं कहता हूँ कि आप बना लीजिए डॉक्टर अपने बच्चे को, इंजीनियर तो बेचारे खत्म ही हो गए, अब तो एक ही बचा है ना। कौन बचा है? डॉक्टर। अब बना लीजिए अपने बच्चे को डॉक्टर, कितना कमा लेंगे पैसा। आप सोच भी नहीं सकते कि कमाई जीरो। मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ, आप बताइए, अभी कुछ बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कैसे चेक करते हैं आपको? मशीन से। पहले जैसे नाड़ी पकड़ते हैं आपकी? नो। आंखें निकालते हैं? नो। जीभ निकलवाया जाता है? नो। क्या करते हैं वो? टेस्ट करवाते हैं। डॉक्टर का काम रेफर करना हो गया है, टेस्ट करने के लिए। क्या डॉक्टर किस लिए बैठे हैं डिस्पेंसरी में, और किसके पास रेफर कर रहे हैं? मशीन के पास है ना। आप बताइए बीमारी है या नहीं, डॉक्टर बताते हैं या मशीन बता रही है? तो मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि बीमारी जब मशीन बता रही है तो इलाज मशीन बता सकती है कि नहीं बता सकती? और जिस दिन उस मशीन की लॉन्चिंग हर एटीएम की तरह हर जगह पे हो जावे, आप बताइए कितने डॉक्टर कितना कमा लेंगे। और आप हैरान हो जाइएगा कि ये सारी चीजें हो रही है धीरे धीरे। इसकी शुरुआत अभी तक तो मेडिकल इंडस्ट्री के लोगों ने रोक रखा था इसको वजह से, किसी दूसरे ने नहीं रोका। वर्मा सर किसने रोका? क्योंकि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे किसी चीज की रणनीति किस प्रकार बनती है। तो इसे रोक रखा था मेडिकल इंडस्ट्री के लोगों ने, लेकिन कितने दिन रोक लीजिएगा। किसी सिरफिरे के दिमाग में आया, लॉन्च किया, और हर एटीएम के बगल में बॉडी चेकिंग मशीन। अभी तो आरसीएम वाले बॉडी स्कैनर देखे हैं ना, देखे हैं ना, बॉडी चेकिंग। गए एटीएम डालते हैं ना, अभी तक अब हाथ डालेंगे, बीपी, ईसीजी, शुगर, सब चीज। फैट वेट तो छोटी बात हो गई, कैंसर है कि नहीं है, लीवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और पूरा का पूरा एक पर्ची निकालेगा, देन आपसे पूछेगा दवा भी चाहिए। आपने यस किया तो आपसे बोलेगा कि पे कीजिए, एटीएम में जैसे पैसे निकलते हैं वैसे दवा निकलेगा प्रॉपर डोज के साथ में, जाइए घर आराम से खाइए।
सोचने की क्या जरूरत है? बस इतना ही सोचिए कि होने में कितना वक्त लगेगा। सुरक्षित कब तक है? जब तक नहीं कि होने में कितना, और जिस दिन हो गया फिर इस इंडस्ट्री का क्या होगा? खत्म। तो दुनिया की कोई नौकरी बचने वाली नहीं है, कई बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है, और कई जहां लोग आज लाख रुपए कमा रहे हैं ना, वहाँ शायद 6,000, 8,000, 10,000 में काम करना पड़े लोगों को, फिर भी काम मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमेशा एक बात दिमाग में याद रखिएगा, ये 140 करोड़ कम नहीं होने वाले हैं, ये बढ़ेंगे। और जो नौकरियां हैं वो, तो कुछ लोगों को ये गलतफहमी होगी कि वो बिजनेस कर रहे हैं तो सुरक्षित होंगे। दुनिया के सारे बिजनेस को, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के सारे बिजनेस को बस एक ही चीज खत्म करेगी, और वो है ऑनलाइन। कौन सी चीज? ऑनलाइन, होम डिलीवरी। आप मुझे बताइए इसका, देखिए अपग्रेडेड वर्जन क्या होता है, कैसे इम्पैक्ट डालता है। बहुत से लोगों की दुकानें अभी चल रही है, आपको पता है, चलती हुई ट्रेन में आप सामान मंगा लेते हैं कि नहीं मंगा लेते हैं? खाना मंगा लेते हैं ना? कल को चलती हुई बस में मंगाइएगा, कई जगह की भी अवेलेबल है। हाँ, चलते हुए कार में आप मंगाइएगा, ये सारी चीजें आपके सामने उपलब्ध होती हुई दिखेगी। ऑनलाइन का कंसेप्ट कैसे लोगों को खत्म करेगा मैं आपको बता दूं। एक वक्त है जब मुझे कोई सामान बर्मा से मंगाना होता था ना, पटना का एड्रेस डालना पड़ता था अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, मतलब मैं क्यूल में रहता था, वहाँ डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था। एड्रेस कहाँ आनंद सर? पटना का। पटना, तब जाके वो आता था, उसमें भी 10, 12, 15 दिन लगते थे। आज बताइए ऑनलाइन डिलीवरी फैसिलिटी कहाँ नहीं है? गाँव डालते हैं ना। अब अभी क्या है कि शायद 10 दिन में पहुंचता हो, 8 दिन में पहुंचता हो, 5 दिन में पहुंचता हो, यही है ना। लेकिन जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे अब टाइम आ गया है 10 मिनट। जितने भी मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे सामान कितने देर में पहुंच रहा है? 10 मिनट। पहले कितने दिन में पहुंचता था? 10 दिन। तो ये जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा मालूम है आपको? जो सामान गांव में आज 10 दिन में पहुंच रहा है, ये आने वाले चंद साल में गांव में भी 10 मिनट में पहुंचेगा। और जब ये सामान गांव में भी 10 मिनट में पहुंचने लग जाएगा तो कितने दुकानदार बचेंगे? खत्म सर। मुझे बस ये बताइए कि 25-30 साल पहले गांव के जिस दुकानदार से आप सामान खरीदते थे, जो बड़े तहस में रहता था, बड़े रुआब में रहता था, आज वो कहाँ है? याद कीजिए। हाँ, लेकिन उसको तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाना चाहिए था ना, क्योंकि उस टाइम वो बिजनेस समझा जब लोगों के समझ में बिजनेस नहीं आता था। उस टाइम वो बिजनेस से पैसा कमा रहा था जब लोग सोच ही नहीं सकते थे वहां से पैसे कमाने के, बावजूद वो खत्म क्यों हो गया? उसने अपने तरीके नहीं बदले, समय के हिसाब से उसने अपने आप को नहीं बदला, अपने सर्विस को नहीं बदला। परिणाम क्या रहा? बदलता हुआ समय उसको खा गया। मैसेज यही है कि चीजें कितनी भी अच्छी आज आपके हाथ में क्यों ना हो, समय के हिसाब से यदि आपने अपने आप को नहीं बदला, कब बर्बाद हो जाएंगे इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। रातों रात, देखिए पहले तो क्या होता था, धीरे धीरे बदलाव का असर आपके जिंदगी पे आता था। अब वो समय गया, अब रातों रात एक बदलाव आएगा, कहानी खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तमिलनाडु के सारे कपड़े के फैक्ट्री बंद है। कितना टाइम लगा बंद होने में? क्या धीरे धीरे बंद हुआ? रातों रात कहानी खत्म होगी। तो एक एक घटना कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी इसका अंदाजा भी लगाना। रसिया ने यूक्रेन के कई हिस्सों पे कब्जा किया, अब उस सारे हिस्से में जितने कारोबारी व्यापारी ये सब रहते हैं, क्या हुआ उनका? कहानी खत्म। तो रातों रात अब क्या हो जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बदलते माहौल, बदलते परिवेश में कोई एक चीज आपको सिक्योर कर सकती है, तो वो चीज कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग हासिल। आज यूरोप के लोगों की लाइफस्टाइल इतनी अच्छी क्यों है? ड्यू टू दिस। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ये सारे लोग आपको बोलते हुए दिख जाएंगे किस चीज के ऊपर? बड़े बड़े कारोबारी, बिल गेट्स जैसे लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे किस बात के ऊपर? डायरेक्ट सेलिंग। नहीं बोलता है तो कौन? हमारा पड़ोसी, हमारे घर वाले।
इनको कभी ये चीज जचती नहीं है कि हम जा के लोगों से मिले। अरे क्यों मिल रहे हैं ये तो सोचिए, क्यों प्लान दिखा रहे हैं ये तो सोचिए, क्यों प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ये तो सोचिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम करने का तरीका ही यही है। धोती कुर्ता पहन के पुलिस की नौकरी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि तरीका नहीं है। सीमेंट बालू का ज्ञान रख के किसी मिठाई की दुकान में आप काम कर सकते हैं क्या? तरीका वो नहीं है। तो यहां पे जो काम करने के तरीके हम उसी तरीके से चलेंगे ना, हाँ या ना? मानते हैं नहीं मानते इस बात? हमें लोगों से मिलना है। काम किसके बीच में करना है? लोगों के बीच में। परिणाम लोगों के बीच से निकालने हैं, लोगों से जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है, यही तो काम करना है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या लोगों की क्या है? हम किसी से कैसे बात करेंगे? तो बात कीजिए उन्हीं लोगों से जो आपसे बात करना ही नहीं चाहते। बाहर वालों से बात नहीं कीजिएगा तो किससे बात कीजिएगा? पत्नी आपसे उब चुकी है, बच्चे आपसे उब चुके हैं, माँ बाप भी पहले वाली बात नहीं रही, किसको बोलिएगा भैया? लेकिन भगवान ने मुंह दिया है, ये किसी अच्छी जगह खुल जाए और 10, 20, 50 करोड़ आ जाए तो नुकसान क्या है ये बताइए? कोई नुकसान दिखता है क्या? यहाँ पे नहीं समझ में आता है लोगों के। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया के जितने भी काम है ना, सब इसके सामने बौने हैं यदि आप इसकी गहराई में जाके इसको सोचना शुरू करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि सोचना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो। और वो कल का मतलब ये नहीं हुआ कि 2-3 साल, कल का मतलब है कि 10-15 साल, कल का मतलब है कि 20-25 साल। अब आप बताइए, तब करेंगे या अब करेंगे? आप करेंगे। आप करेंगे। करना चाहिए हल्के फुल्के तरीके से ना मजबूत तरीके से। अच्छा 2002 में मैं आया, अब बहुत से लोग जो मुझे मिले वो किस टाइप के मिले? कुछ सिर्फ इसलिए आरसीएम नहीं किए कि उनको साबित करना था कि ऐसी कंपनी आती है और भाग जाती है। कुछ ने सिर्फ आरसीएम इसलिए नहीं किया कि उनको दूसरे के पास बोलना अच्छा नहीं लगता था। कुछ ने आरसीएम इसलिए नहीं किया तो उसको लगता था कि मैं इधर उधर। तो अब आप बताइए, जिन जिन लोगों ने ऐसे निर्णय लिए उनके क्या हुआ है? जहां है वहीं नहीं है। बड़ी अजीब अजीब लाइफ जी रहे हैं लोग। जिस काम को करना नहीं चाहते थे आज वही काम कर रहे हैं। जिस काम को करना नहीं चाहते थे उसी काम को वो कर रहे हैं। लेकिन आरसीएम में काम करने के फायदे क्या होते हैं? भले शुरुआती कुछ साल आपको सुनना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप सुनने वाले नहीं सिर्फ सुनाने वाले बन जाते हैं और आपकी बातों को ये कोई एक चीज़ नहीं, इस इंडस्ट्री से मिलने वाली जितनी खूबसूरती है। देखिए मैं अभी तक 16 कंट्री घूम चुका हूँ आरसीएम की वजह से। अब ये जो चीज़ें मिलती है ये कैसे इम्पैक्ट डालती है इन फ्यूचर आपके लाइफ पे, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ। बहरहाल जो चीज़ें हमें समझनी है और समय रहते समझनी है कि इस इंडस्ट्री को हल्के फुल्के में लेना चाहिए या मजबूत तरीके से लेना चाहिए। किस तरीके से? और जब मजबूत तरीके से लेने की बारी आवे तो बात यही समझनी है कि नेटवर्क का पावर एक व्यक्ति के साथ कैसे काम करता है। क्योंकि बहुत से लोग इस नई इंडस्ट्री या नए काम से घबरा जाते हैं। 2002 में मैंने शुरुआत की। कब? और मैंने कौन सा काम करना शुरू किया? वही जिसको लेके लोगों की अलग अलग ओपिनियन। बट मैंने क्यों किया? क्या आपको लगता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए? नहीं। समय, सुरक्षा, मान सम्मान, पहचान, आज़ादी, बिना काम का पैसा, ये सारी चीज़, समय से पहले रिटायरमेंट, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा और उसके बाद इसको करना शुरू किया। मेरे दोस्तों की मैं बात आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी दोस्तों को मैं जानता हूं, वर्मा सर एक जगह से रिटायरमेंट लिया उन्होंने और दूसरे जगह जाकर वो काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्यों? पैसे के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, 40 साल
30-30 साल, 20-20 साल काम करने के बाद भी आपको पैसे के लिए काम करना पड़े, तो वो काम सही या ये काम सही? ये काम सही। ये काम सही। मुझे बता सकते हैं आप सभी लोग? बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये बात दिमाग में नहीं आती कि पैसे के लिए अब काम करना है, अब तो पैशन के लिए काम करना है। और यही चीज़ मैं आपसे समझाना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, एक नेटवर्क को बिल्ड किया। नेटवर्क बिल्ड करना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि कई बार लोगों को ये जितना आसान लगता है ये उतना आसान होता नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 100 लोगों को प्लान दिखाता था, एक भी व्यक्ति के समझ में बात नहीं आती थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैं कहता हूँ कि 100 को दिखाने के बाद एक भी नाम नहीं बोला, तब तो मैं सफायर बन गया। बड़ी कम उम्र में मैंने शुरुआत की थी, मात्र 19 साल का था। कितने साल का? 19 साल। कमाल की चीज होती थी। समझाने हम जाते थे, लोग हमको समझा के भेज देते थे। प्लान में नहीं दिखाता था, शुरुआत में करता था, बाद बाकी लोग दिखाना शुरू करते कि तू पागल हो गया है, बेवकूफ़ हो गया है। ऐसा कहीं होता है क्या? कुछ नहीं। बस मैं एक ही चीज़ को लेके अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ कि अर्जुन को समझ लिया तो अपने निर्णय को कभी बदला नहीं किसी के भी करने की वजह से। धीरे धीरे देखिए क्या हुआ। 2002 में कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का काम मेढक तोलने का काम होता माना जाता है। कौन सा काम? मेढक तोलने का काम माना जाता है। 4 को पकड़ के रखते हैं एक तराजू में, 5वें को पकड़ने जाते हैं और जब तक पकड़ के लाते हैं चारों गायब। मिलने के बाद बोलेंगे कि ज्वाइन करने के लिए बोला था, कर लिया, अब उम्मीद मत रखो, है ना? लेकिन आप बताइए, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ कैसे हो गई? कभी सोचे आप? इसलिए कि जन्म लेने वाले की संख्या मरने वाले से ज्यादा रही। 140 करोड़ क्यों हो गए मनोज सर? जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों से ज्यादा रही, नतीजा हम बढ़ते रहे। बस ध्यान की बात का रखना है, ये मेढक भागते रहेंगे लेकिन लाने वाले भागने वाले से ज्यादा होने चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपका नेटवर्क बनकर तैयार हो जाएगा। जब नेटवर्क बनता है तो क्या होता है, मैं वो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। व्हाई टू डू RCM। एक बात कही जाती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है। क्या है? आपके पास काम नहीं है, समाधान। आपके पास नाम नहीं है, आपके पास दाम नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप बदलाव का सामना करना चाहते हैं, आप अपना रिटायरमेंट चाहते हैं, यहाँ मिलेगा। समय से पहले चाहते हैं और सबके लिए चाहते हैं। बाहरी दुनिया में क्या होता है, एक रिटायर होता है, दूसरे को काम पे लगाया जाता है। यही होता है ना बाहरी दुनिया में। पहली जनरेशन घर आती है तो दूसरी जनरेशन बाहर निकलती है। बाप बेटे बेचारे कभी साथ नहीं रहते। यही होता है ना? हाँ, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। ये आगे वाले तो जानते ही हैं, आपका जानना जरूरी है कि बाप घर आता है तो क्या होता है, बेटे को घर छोड़ना पड़ता है। यही होता है ना? और वो बेटा भी बाप बनता है तो क्या करता है, तैयारी में लग जाता है कि जब हम आएंगे तो हमारा बेटा किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पहुंचेगा? रेलवे में नहीं, IT में नहीं, डिफेंस में नो। अब तो देखिएगा कहाँ पहुंचेगा। पहुंचने में पूरा का पूरा माहौल ही खाली मिलेगा, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। बट इस इंडस्ट्री की जो खूबसूरती मुझे दिखी कि देखिए, शुरुआत तो मैंने अकेले से करी, बड़ी छोटी सी इनकम से करी। मुझे आज भी याद है, पहले इनकम 526 रुपये, लेकिन RCM से एक महीने की जो टॉप इनकम मेरे परिवार की है वो 30 लाख रुपये से ज़्यादा की है। और ये मत सोचिएगा कि हवा हवा ही है। ये 25 लाख तो हम दो भाइयों का वायरल हुआ था। इसके बाद ना जाने RCM में कहाँ कहाँ से आता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। घर में और भी लोग हैं, मेरे पास कंपनी के 3 डिपोज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि ये मत सोचिएगा कि हवा हवाई, प्रैक्टिकल और ट्रूली बोल रहा हूँ आपको। मोर देन 30 लाख
इन ए मंथ। अब यहाँ पे देखिए, एक वक्त था मेरी ज़िंदगी में जब 30 लाख का बिजनेस करना होता था ना, भगवान कसम दिन में तारे दिखते थे, और वो भी कई सितारों के होने के बाद। हकीकत बता रहा हूँ, ये होता है जब एक बिगिनर काम कर रहा होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, जब हम शुरुआती दिनों को जी रहे होते हैं। कोई भी आपको घर से भगा सकता है, टेंशन लेना चाहिए क्या? मान लीजिए कि ट्रेनिंग में आप बताइए ना कि IPS भी ट्रेनिंग लेता है, तो उसकी ट्रेनिंग लाइफ जो होती है वो कैसी होती है? शानदार, लग्जरी, मार्वेलस। हाँ, कांटों के तार के नीचे से उसको भी निकलना पड़ता है या नहीं है? पैर पे 48-52 डिग्री टेम्परेचर में, और वो भी पूरे दिन ये काम करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? हाँ, व्हाइट कॉलर वाले जो भाई साहब आप लोगों को दिखते हैं, जाके देखिएगा जब ऑफिस के अंदर दरवाजा बंद होता है तो क्या होता है। क्या नहीं होता, अब तो सबको मालूम है क्या होता है, अब बताने वाली बात नहीं है। हाँ, अब किसकी इज्जत कैसे उतारी जाती है ये किसी से छुपा हुआ, बस पत्नी और बच्चे नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं। तो मैं यही चीज़ आपको, मैंने क्या कहा, आप हैरान हो जाइएगा कि दुनिया में 95% लोग अपने मन का काम नहीं कर रहे। पैसे कमा रहे हैं लेकिन मन का काम नहीं कर रहे। जैसे आज के डेट में हमारे बिहार में बहुत सारे लोग टीचर बने, अब उनका काम कितना बेहतरीन है, आप हैरान हो जाइएगा। हमारे बिहार में टीचर पढ़ाने के अलावा सारे काम कर रहे हैं। सर, बाथरूम साफ करवा दिया जा रहा है उनसे, क्या क्या? अच्छा, सामूहिक दुल्हन सजाना, ये काम किसका रह गया है? क्योंकि पढ़ाने का, उनके अलावा ना, पढ़ाने के अलावा सब काम है उनके पास। अब वो टीचर नहीं, ऑलराउंडर हो गए हैं वो। क्या हो गए हैं? तो यही चीज आपको समझना है कि नौकरी नहीं रही, एक तो रहेगी नहीं, और जो है भी वो है नहीं। मतलब किस आदमी से क्या करवाया जाए ये कह पाना किसी के लिए भी मुश्किल चीज़ हो गया है। जब मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि इस इंडस्ट्री को गंभीरता से आपने करना शुरू किया तो परिणाम कितने बेहतरीन हो सकते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं। शुरुआत मैंने 2002 में करी, अकेले से करी, धीरे धीरे नेटवर्क बिल्ड हुआ, और मैं नेटवर्क के स्ट्रक्चर पे नहीं जाऊँगा, बस बताना चाहता हूँ कि 250 से ज़्यादा टेक्निकल अचीवर आज मेरे साथ। जी हाँ, मैं मेरे टीम के सारे रॉयल्टी अचीवर को बुला दूं ना तो इस हॉल में और इस हॉल के बाहर भी जगह ना मिले उनको बैठने की। ये स्थिति है, और ये स्थिति कहाँ से तैयार हुई है? कितने भाग गए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अफसोस होता है, बिल्कुल मत कीजिए अफसोस। जिसके नसीब में ये इंडस्ट्री होगा ना, उसी के नसीब में समय से पहले समझ आना है। 56 से ज़्यादा तो इमरान लेने वाले हैं, मोर देन 56 इमरान प्लस। आगे की बात करूं कि इस नेटवर्क के बनने के फायदे क्या है, उदाहरण से आप इसको समझिए। मान लीजिए 2 लाख लोग हैं, तो खरीदारी करने वाले कितने? बोलिए तो सही, 2 लाख। अब ये 2 लाख लोग, अब एक प्रोडक्ट आया बेसन। मैं अभी बर्मा सर के साथ बैठा था, एक नई अगरबत्ती मैंने जलाई थी, श्रृंगार, क्या गजब की खुशबू थी उसकी, थी नहीं है। अब ये 2 लाख लोग बेसन प्रोडक्ट देखा या नहीं देखा आपने? और ये आया कब? बरसात में। और बरसात में बेसन का क्या होता है? पकौड़ी। अब ये बेसन ना जाने किनके घर में पकौड़े बन के तले गए, लेकिन स्वाद सबका मुझे मिल गया। कैसे? पीवी पे। ये 2 लाख लोग मेरे ही तो हैं। यस। और बेसन कहाँ गया? मेरी ही टीम में तो गया। यस। बना उनके घर में, अब बेसन तो गया ही गया, नमक भी गया, मसाला भी गया, हल्दी भी गया, तेल भी गया,
सब गया ही नहीं गया? दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। एक बार बना लिया ना, माला माल कर देगा आपको। बाहरी दुनिया में क्या होता है, जिस काम की आपने शुरुआत की, जिंदगी भर आपको उस काम को उसी अंदाज में करते रहना होता है और तब आपको पैसा मिलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आज करेंगे, कल तरीके कुछ और होंगे, उसके बाद तरीके कुछ और होंगे, उसके बाद तरीके कुछ और होंगे, और उसके बाद काम करने की जरूरत ही नहीं पड़नी आपको। ये बहुत बड़ा फायदा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये 250 टेक्निकल अचीवर क्या मेरे लिए हासिल कर रहे हैं? किसके लिए हासिल कर रहे हैं? इनकी अपनी जरूरतें हैं, इनका अपना परिवार है, इनके अपने बच्चे हैं, इनके अपने सपने हैं, उन सारी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, क्या ये टेक्निकल अचीवर ही बन के रह जाएंगे? इमराल्ड स्टार इमराल्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे? रूबी स्टार रूबी बनेंगे या नहीं बनेंगे? सफायर स्टार सफायर डायमंड बनेंगे या नहीं बनेंगे? और जब ये सारे बढ़ेंगे तो मेरा क्या होगा? क्या इसके लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता होगी? नो। तो एक बार बस यहाँ खड़े होने की जरूरत है, और यदि खड़े हो गए ना तो बाकी सारे काम दूसरे करेंगे, पैसे आपके पास आते हैं। दुनिया के दिग्गज से दिग्गज लोगों को भी पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन ये इकलौती इंडस्ट्री है जहाँ की आराम के भी पैसे आपको मिल सकते हैं। आप देखिए, ये 2 लाख लोग कहीं काम करने ना आने के लिए, मैं कहता हूँ 2 लाख छोड़िए, ये 250 टेक्निकल अचीवर 5-10 यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट? बाकी 240 कहाँ हैं? मैं कहता हूँ फील्ड में ना भी हों, घर में होंगे, दोपहर का टाइम में खाना खा रहे होंगे। क्या खा रहे होंगे? रोटी खाएंगे, उसका पैसा देके जाएंगे, दाल खाएंगे उसका पैसा देके जाएंगे, तेल खाएंगे उसका पैसा देके जाएंगे, अचार खाएंगे उसका पैसा देके जाएंगे, हाथ धोएंगे उसका पैसा देंगे, थाली धुलेगी उसका पैसा देंगे, डकार लेंगे और खाना पचाएंगे उसका भी पैसा देके जाएंगे। ये सारी चीजें आपको ये नेटवर्क की ताकत है। ना करके लोग इतना दे जाएंगे तो करने पे आ जाए तो कितना दे जाएंगे? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताइए, बाहरी दुनिया में कोई काम कर लीजिए, जैसे जैसे आपका कद और आपका पद ये दोनों बढ़ता जाता है, परेशानियां बढ़ती चली जाती है। ऐसा होता है नहीं होता है? मानते नहीं मानते इस बात को? पुलिस विभाग का एक सिपाही झपकी ले सकता है दिन में, लेकिन एक IPS नहीं ले सकता। सरकारी महकमे का एक क्लर्क दिन में भी ऑफिस में सो सकता है, लेकिन एक DM नहीं सो सकता। सो सकता है क्या? लेकिन आप देखिए, RCM में सारे संघर्ष आपको बिगिनिंग स्टेज पे होते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ना शुरू करते हैं, लाइफ से चैलेंज नाम की चीज़ आपकी खत्म होने लग जाती है, और जो जिंदगी मिलती है ना भाई साहब, तरसते हैं लोग इसको देख के। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, दुनिया तरसती है। हम जहाँ भी रहते, मैं पटना में था, वहाँ भी मेरे लोग परेशान थे। आज मैं दिल्ली में हूँ, मेरे सारे जानने वाले जो भी मुझे जानते हैं सब मुझे देख के परेशान रहते हैं। परेशान होने का कारण क्या है? भाई 2-1 दिन के लिए बाहर निकलता हूँ, वापस पहुँच जाता हूँ, कहीं को तो पता भी नहीं चलता है कि बाहर गया हूँ। उनको ये लगता है कि हमेशा घर में ही है। कहाँ? और जब कमाई, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है कि आदमी करता क्या है। फिर भी जब बताए तो बात समझ में नहीं आती है। मालूम है क्यों? RCM क्यों नहीं आती किसी के समझ में? जानना चाहते हैं आप? क्योंकि यहाँ किसी की शुरुआत 30,000 रुपये महीने से नहीं होती। यहाँ किसी की शुरुआत 50,000 महीने से नहीं होती। यहाँ किसी की शुरुआत 1 लाख महीने से, लेकिन एक ना एक दिन महीना 30,000 रुपये आता है या नहीं आता? 50,000 रुपये आता है या नहीं आता? 1 लाख पे आता है या नहीं आता? बाहरी दुनिया में ना 30,000 को 32,000 करने में ना जाने कितने साल लग जाएंगे, और यहाँ यदि कायदे से मेहनत कर लिए तो ये 30,000 कब 3 लाख हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो हल्के फुल्के तरीके से करना चाहिए, मजबूत तरीके से करना चाहिए? मजबूत तरीके से। समस्या सबसे बड़ी क्या है? कम वक्त कोई भी समझा के निकल जाता है। RCM चलेगा नहीं चलेगा ये RCM वाले नहीं जानते हैं,
ये उनके पड़ोसी जानते हैं। आरसीएम चलेगा कि नहीं चलेगा ये आप नहीं जानते हैं, आपके घर वाले जानते हैं। लोग आपका भी भविष्य तय कर देते हैं और आरसीएम का भी भविष्य तय कर देते हैं। देखते हैं कितने दिन करोगे और देखते हैं ये कंपनी कब तक रहेगी। भाई साहब सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। और इसी सिल्वर जुबली में कंपनी ने तय कर लिया है कि गोल्डन जुबली कैसे मनाएंगे, यानी कि 50वां साल। तो पहला तो 25 साल चूक गए, ये दूसरा 25 साल चूकना नहीं है, इसमें अपने आप को करोड़पति बना लेना। मैं तो सीधी बात करूंगा, क्या आरसीएम करने के लिए कुछ गलत बोलने की आवश्यकता है? क्या कुछ झूठ बोलने की आवश्यकता है? क्या किसी को बेवकूफ बनाने की आवश्यकता है? अरे किसी की जिंदगी बढ़ा के आप पैसा कमा सकते हैं, उसके घर के बच्चों को अच्छा लाइफ दे के आप पैसा कमाते हैं, उसके परिवार के लोगों को अच्छा लाइफ दे के आप पैसा कमाते हैं, उसको एक इनकम अपॉर्चुनिटी दे के पैसा कमा रहे होते हैं, बदलाव से बचाने के लिए उसको आप पैसा कमा रहे होते हैं, और एक अच्छा जीवन देने के लिए उससे आप पैसे कमा रहे हैं। इतनी सारी खूबियों के साथ, ये तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, इतनी सारी खूबियों के साथ आप किसी को आरसीएम बताते हैं। क्यों डर है आपको इस बात का कि आपसे कुछ गलत प्रेजेंटेशन जा रहा है? रीज़न यही है कि दूसरे की छोड़िए, अभी आपने नहीं समझा। दूसरों की छोड़िए, अभी आपने नहीं समझा। और ये बात मैं कैसे आपको बताऊं? एक बार सर आएंगे प्लीज, प्लीज थोड़ा फास्ट। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र यादव सर। तो राजेंद्र जी, ये टाई कहाँ से खरीदी आपने? सुरेंद्र यादव। महेंद्र जी, ये कैप कहाँ से खरीदे आप? अच्छा जितेंद्र जी, ये शर्ट काला है? सुरेंद्र सर। नहीं देखिए, 50-100 करोड़ के आदमी हम भी हैं जो बोल रहे हैं, मान लीजिए। हाँ राजेंद्र जी, सुरेंद्र सर। यंगे सफायर, हाँ, करोड़पति, कमिंग अरबपति, सब कुछ होने के बाद भी अड़े पड़े हैं कि इनका नाम क्या है? हाँ राजेंद्र है। हाँ सुरेंद्र सर। मैं यही चीज़ आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आके गलत नाम से आपको बोले, मान लेंगे? हाँ? तो दुनिया का कोई आदमी आके आपको बोलता है कि काम गलत कर रहे हो, क्यों मान लेते हैं आप? चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यों मान लेते हैं? क्या उसको मालूम है कि चलेगा कि नहीं चलेगा? वो जानता भी है आरसीएम को, प्लान समझता है वो। हाँ, सवाल ही नहीं उठता। आरसीएम को कोई समझ ले और आरसीएम ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको समय रहते आपको समझना है और वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ दो चीज़ें काम करती है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये दो चीज़ों को यदि फोकस में आप लेके आ गए तो लाइफ क्या कर देगी ये सिस्टम, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसा कि मैंने कहा, अब ये 2 लाख लोग किसको प्लान दिखाएंगे मुझे मालूम है? नहीं पता रहेगा मुझे? किसी को भी ज्वाइन करे उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सामान ये इस्तेमाल करे, पैसा मिलेगा ही नहीं मिलेगा? सामान ये बेच दे, पैसा मिलेगा ही नहीं मिलेगा? खा के सो जाए, पैसा मिलेगा ही नहीं मिलेगा? और खा के किसी को खिला दे, पैसा मिलेगा ही नहीं मिलेगा? अब इनके सोने का पैसा मिलेगा, जागने का मिलेगा, चलने का मिलेगा, चलाने का मिलेगा, सुनने का मिलेगा, सुनाने का मिलेगा, कुछ भी करे, दौड़ने का मिलेगा, दौड़ाने का मिलेगा। ये जो भी करते रहे अपने लाइफ में, कहीं भी तांडव करें, ये सारे ना कहीं भी तांडव करें, मुझे मिलेगा ये नहीं मिलेगा। भले उस तांडव में मैं शामिल रहूं या ये चीज कहीं काम कर सकती है, तो जिंदगी में एक ही जगह काम कर
चाहता हूँ कि भविष्य से लड़ने का ब्रह्मास्त्र क्या है अपने हाथ में? बोलिए, दम लगा के बोलिए। क्या है? क्या है? और ये उन लोगों के समझ में अभी भी नहीं आएगी जो पिछली रोटी खाए हुए लोग, क्योंकि उनकी आदत है। कब समझना? जब समझने लायक कुछ। अभी उनको घमंड होगा, कोई डॉक्टर है इसका घमंड, कोई इंजीनियर है इसका घमंड, कोई पढ़े लिखे है इसका घमंड, कोई पैसा कमा रहा है इसका घमंड। हाँ, अच्छा, वो यहाँ तो नहीं है ना? हाँ, तो आपको मालूम है एआई के आ जाने के बाद वकील भी खत्म होने वाले चंद साल में। अब तो बस केस नंबर डालिए, उस तरह का दुनिया में कोई भी केस कहीं हुआ हो वो सारा का सारा आपके सामने आ जाएगा, और डायरेक्ट भी लोग अब फाइल, विदेशों में तो वैसे भी। अब देखिए हमारे देश में क्या है, ये सारे प्रोफेशनल सिर्फ इस वजह से कमा ले रहे हैं। लोग हैं, बोलिए, आप बोलिए ना, किसकी वजह से कमा रहे हैं? हाँ, और कहावत है कि जब तक बेवकूफ है समझदार भूखे नहीं मरेंगे। तो मेरा यही कहना है कि देखिए आखिर ये कब तक चलेगा? आप में से कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? प्लीज रेज योर हैंड, है ना? मैं मांगूंगा नहीं आपसे। फोन तो स्मार्ट आ ही गया है। अब जिस दिन आप स्मार्ट हो गए उस दिन क्या होगा? सारी बैंकिंग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हाँ, सारी सर्विस सेक्टर का काम आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कोई क्लर्क बचेगा? कोई कैशियर बचेगा? कोई नहीं बचेगा। सारे के सारे काम खुद ही निपटा लेंगे। वकील का भी काम, सीए का भी काम। अरे एक ढंग का ऐप जिस दिन आ गया तो सारे सीए एक ही दिन में गए और आने शुरू हो गए। अब अभी तो बेचारे आप पढ़ाने में लगे हुए सीए, बच्चे को बनाने में। हाँ, तो देखिए अब इंसान नहीं लड़ेंगे, अब ऐप लड़ेंगे। और दुनिया स्मार्ट होने की तैयारी स्मार्टफोन खरीद के पहले ही कर चुकी है। ठीक है, अभी दिमाग रील्स पे है, मीम्स पे है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, लेकिन कभी ना कभी चक्षु तो खुलेंगे आपके, है या नहीं? हाँ, थोड़ा बैंकिंग समझ लीजिएगा, थोड़ा दूसरे ट्रांजैक्शन समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? कुछ भी कर सकते नहीं कर सकते। प्रेजेंटर मेरा, अच्छा चलिए। तो देखिए आपको यदि इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो मैं चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ तो है वैसे लीडर्स के लिए ही, लेकिन लीडर वाले लक्षण आपको लेके आने होंगे अपने अंदर। तैयार है इसके लिए? और रूल ऑफ लीडरशिप क्या कहता है? यदि आपको इस इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ना है तो इसका सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है कि जहां कम है वहां हम हैं। मैं आदरणीय मोदी जी को ये कहते हुए सुना हूं कि जहां कम है वहां कोई प्लान नहीं दिखा सकता, तो कौन प्लान दिखाएगा उसके जगह? आदमी तो है ना उसके पास में, है या नहीं है? वो हम जाकर प्लान दिखाएंगे, जिसको करना नहीं आता उसको हम करवाएंगे, जिसको समझाना नहीं आता उसको हम समझाएंगे। ये सारी पॉलिसी आपको अपने आप बना लेनी है। जहां कम है वहां जो खरीद नहीं सकता उसको हम पहुंचाएंगे, जो खरीदवा नहीं सकता उसको हम बिकवाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। थोड़ा मैं तेज चलूंगा, मैं तो बस आ रहा हूं इस चीज के ऊपर जो बहुत सारे लोगों ने अभी आपके बीच में रखा, और वो है डॉक्टर उज्ज्वल पार्टी का वर्कशॉप। और ये होने वाला है कहाँ होने वाला है? पहली बात तो ये समझिए कि इसमें आना क्यों है और लाना क्यों है। पहली बात तो यही समझिए, आपके बच्चों को जब बेहतरीन शिक्षा देनी होती है तो आप उसे कहाँ भेजते हैं? भेजते हैं नहीं भेजते? बिल्कुल उसी तरीके से। क्या नेटवर्क मार्केटिंग जाना पहचाना काम है? नहीं है। हमारे खानदान में भी इसे समझने वाला, तभी तो आगे सब समझा देते हैं हमको। तो ऐसी स्थिति में हमारी तैयारी, लाइट ज़्यादा नहीं चाहिए, बस ठीक है, मतलब कम नहीं करना। हमारी तैयारियां हमारे खुद के लिए कुछ विशेष हो जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी यहाँ है माइंडसेट। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा कोई रोकेगा तो कौन? ये आपको लगता है कि पड़ोसी रोक देंगे, रिश्तेदार रोक देगा, घर वाले रोक देंगे, बाहर वाले रोक देंगे। नहीं, मुझे रोक पाए? नो। यहाँ बैठे हुए लोगों को रोक पाए? नो। बस क्या हुआ? कोशिश हुआ। कोशिश सबके साथ हुआ कि इनका आरसीएम छुड़वा दिया जाए, लेकिन हम लोगों ने क्या आदत लगा दी? आरसीएम का तो हमें छुड़वाना छोड़ दीजिए।
यही है ना? नहीं, इनकी कहानी कभी सुनिएगा आप सामने सामने बैठ के कि सर आपके साथ साथ घर वालों ने क्या क्या किया, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। किसी को धक्के मारा के घर से बाहर, किसी का खाना बंद, किसी का पॉकेट खर्चा बंद, ना जाने कितने सारे चीज़ें हुई। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए सबसे ज़रूरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का यहाँ होना है, और माइंडसेट को बदलने के लिए इससे बेहतरीन कोई वर्कशॉप आपके लिए हो नहीं सकता है। इसलिए ये प्रोग्राम हम सभी के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्हीं के प्रोग्राम को लेके, देखिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्हीं के प्रोग्राम को लेके पीछे जो हमारे यहाँ टारगेट्स थे वो 75,000 PV यदि कोई निफ्टी 4 से करता था। नहीं, इनका भी हाँ, कितना करना पड़ा था और जाना कहाँ पड़ा था? अभी प्रोग्राम कहाँ है और करना कितना है? 15,000। करवाना कितना है? अब दिमाग मत लगाइए कि क्या करना होगा, दिमाग ये लगाइए कि करने से क्या हो जाएगा। फोकस वहाँ रखिए, राइट? हाँ, ट्यूशन फीस देने के पहले सोचते हैं कि बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, वो सब बात का विषय होता है ना। पहले तो एडमिशन जरूरी होता है। तो ये ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके तौर तरीके को बदल देगा, और बदला हुआ तौर तरीका आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, आपकी रफ्तार को बदल के रख देगा। जैसे कि हम गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, लेकिन सर्विस और मेंटेनेंस टाइम टू टाइम यदि हम ना कराएं तो माइलेज कैसा होता है उसका? बिल्कुल उसी तरीके से जब हम काम करने लग जाते हैं RCM में, और अपना सर्विसिंग और मेंटेनेंस, टीम का सर्विसिंग और मेंटेनेंस ना करें तो क्या होगा? तो यही चीज़ आपको माइलेज कम होने लगेगी। तो देखिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम के लिए काम करते हैं तभी कोई प्रोग्राम आपके लिए काम करता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पहला असूल है। क्या है? जब हम प्रोग्राम के लिए काम करते हैं तब प्रोग्राम हमारे लिए काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करवाने के लिए काम करेंगे तो कल जब आपके लोग इस प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे तो सितारे बन के बाहर निकलेंगे, लीडर बन के बाहर निकलेंगे, और जब वो फील्ड में तांडव करेंगे तो सोच के देखिए कि आपका क्या होगा। मजा आएगा या नहीं आएगा? रिजल्ट बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? तो देखिए अपने लक्ष्य को लेकर सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, कैलकुलेटिव रहिए। और कैलकुलेशन क्या कहता है कि जरा सोचिए कि 100 लोगों के साथ हम पहुंच गए। कितने लोगों के साथ? तो आपको कितना वॉल्यूम मिल गया ये सोचने का विषय ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप मिशन सितंबर सोचिए ही मत, सोचना है तो मिशन दिसंबर सोचिए। क्या सोचना है? क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि सोचिए कि जब दिसंबर में लोग इस वर्कशॉप को अटेंड करेंगे और वो बम बन के जब निकलेंगे तब क्या होगा? हाँ, ये अलग बात है कि बिठाने का जो अवसर है वो कब तक है? तो बाय डिफॉल्ट ये सितंबर मिशन बन जाता है। मेरी बात समझ आ रही है ना? और ये मत सोच लीजिएगा कि मैंने सितंबर मना किया आपको बिठाने की पात्रता। अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि आपको अक्टूबर में भी मौका मिल जाएगा, नवंबर में भी मौका मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें नहीं। तो कैलकुलेटिव रहिए कि आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो भाई घर में लोग बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? किससे? मैं तो खुद से। जाते नहीं जाते? कौन से डॉक्टर के पास? तो भैया यदि आपको लगता है कि आपकी टीम ICU पे लेटी हुई है तो ले आइए इस अच्छे डॉक्टर के पास में। वो आदमी ना सिर्फ उठेगा बल्कि दौड़ेगा भी और उड़ेगा भी। तो कैलकुलेशन में जाके देखिए, कैलकुलेशन क्या कहता है? एक को करवाया 15,000 PV तो वॉल्यूम कितना हो गया? इसके हिसाब से 10 ने किया तो, और इसी हिसाब से 30 ने किया तो, मतलब रॉयल्टी पे आप आके खड़े होने लग गए। 50 ने किया तो, आवाज निकालिए ना, 150 ने किया तो, मतलब टेक्निकल के भी लेवल के पे आप आने लग जाते हैं। तो मेरा कैलकुलेशन क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि 100 ने किया तो वॉल्यूम कितना? कब? सितंबर में। अक्टूबर क्या होगा मैं नहीं जानता, नवंबर क्या होगा वो भी नहीं जानता, लेकिन दिसंबर के बाद क्या होगा? धमाका होगा, एग्जैक्टली धमाका होगा। और वो यही धमाका होगा कि ये 100 लोग जो आज 15,000 करके गए हैं ना, ये 100 लोग
कोई 3.5 लाख करने वाला होगा, कोई 5 लाख करने वाला होगा, कोई 25 लाख करने वाला होगा, कोई 1 लाख करने वाला होगा। आपको क्या लगता है उस फुल डे वर्कशॉप में बैठने के बाद लोग इतने लायक भी नहीं बन पाएंगे? मैं कहता हूँ कि ना बने, 15,000 के ही लायक बन जाए तो जो काम आप मिशन मंथ में करेंगे वो आपका रेगुलर ब्लॉगिंग बिजनेस होगा। हर महीने वो बिजनेस होगा। देखिए, और एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि गहन ज्ञान का अनुभव होता है इनके पास में। वो चीज़ जो हम आप बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते हैं, वो आसानी से ये समझाते हैं। एक्सपर्ट्स के पास अपने क्षेत्र में वर्षों का अनुभव और विशेष ज्ञान होता है, जिससे वो टफ से टफ चीज़ों को आसानी से लोगों को समझा पाते हैं। और वो प्रैक्टिकल और जो आज की चीज़ें जो चल रही है ट्रेंडिंग, उन चीज़ों के ऊपर वो बहुत बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। नतीजा क्या होता है आप बताइए? आप में से कितने लोगों ने पाटनी सर के ट्रेनिंग वर्कशॉप को मुंबई में अटेंड किया था? 1 घंटे का वो वर्कशॉप कैसा लगा था आप सभी को? मतलब आग लग जाती है नहीं लग जाती है? हाँ, करने का भाव बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता है? सोचने के तरीके बदल जाते नहीं बदल जाते हैं? मैं ये कहता हूँ कि वो टीम जो आईसीयू पे आपकी लेटी हुई है वो दौड़ने लगेगी तो आपका वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगा? जब मैंने क्या कहा, प्रोग्राम आपके लिए तब काम करेगा जब आप प्रोग्राम के लिए। तो हमारा प्रोग्राम पे काम करने का मतलब क्या हुआ? उन लोगों को भी ले जाना है जो जाना नहीं चाहते। भाई बच्चे टीका लगाना चाहते हैं क्या? नहीं। लेकिन अच्छे माँ बाप लगवाते हैं नहीं लगवाते? तो एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है? देखिए, अपडेटेड और ट्रेनिंग जानकारी इनके पास में होती है, इंडस्ट्री को बखूबी समझते हैं, इनके पास खूब रिसर्च होते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा के रखना है। एंड ये आपके लोगों की स्किल को अपग्रेड करते हैं। और इन सब चीज़ों का जो है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम सभी लोगों को आगे चल के दिखता है। कोई डाउट नहीं रह जाता, चैलेंज को लोग फेस करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को भूत पकड़ता है तो बड़े बड़े ओझा के पास लेके जाते हैं। हाँ, फिर वो भूत उतरने से उसकी भी ज़िंदगी ठीक रहती है और आपकी भी ज़िंदगी ठीक रहती है ना? तो ये एक ओझा ही है। और भूत जो लगा हुआ है ना लोगों का कम खरीदना, कम प्लान दिखाना, घर से कम निकलना। मैं तो देखिए स्पष्ट एक बात आपको बोल देना चाहता हूँ, ये ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है, ये वर्कशॉप प्रमोट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ आखिरी मौका नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप को अटेंड किए, बिद्रा साहब के भी, शिव खेरा सर के भी, संतोष नायर के भी, स्नेह देसाई के भी। मैं तो कई फॉरेनर ट्रेनर्स को भी डिजिटली अटेंड किया हूँ और करते रहता हूँ। लेकिन नब्ज पकड़ने का जो टैलेंट अगले बंदे के पास है ना, मैंने आज तक नहीं देखा किसी के पास में। मतलब हर एक व्यक्ति जो आपके माध्यम से उस प्रोग्राम में बैठे हुए होंगे, एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आपको वहां से आने के बाद दिखेगा। और उसी उम्मीद में हम सभी लोगों को एक व्यापक और बड़ी तैयारी यहाँ के लिए करनी है। दूसरी चीज आपको बता दूं, ये प्रोग्राम किसका है? हाँ, उज्जवल पार्टी का तो है ही। ये टीम सुजीत का प्रोग्राम है। किसका? सुजीत। और आप बताइए कि किसी पार्टी में आप जाएं और वो पार्टी ऐसा हो जिसका मेनू बिल्कुल आपके हिसाब से हो, वेज वाले का वेज के हिसाब से, नॉन वेज वाले का अब पता चला कि आपको मछली खाने की आदत है और उसमें भी फ्राई मछली अच्छी लगती है और वही सामने दिख जाए वो भी कई प्रकार की। आप वेजिटेरियन है, पनीर पसंद है, पनीर की 1 2 नहीं 100 वो भी पसंदीदा आइटम आपको सामने दिख जाए, क्या होगा? मजा आ जाएगा। इतना ही आएगा? हाँ, तो ये प्रोग्राम किसका है? टीम सुजीत सर का। तो मेनू कौन तैयार कर रहा है? आप। सारा मेनू तैयार है। ये टीम घर से बहुत कम निकलती है। होम सिकनेस बहुत ज़्यादा है लोगों में। सुबह जाके शाम आ जाने की आदत है, खुजली करके आरसीएम करने की आदत है। बहुत बड़ी सोच नहीं है, तुरंत भागते हैं और तुरंत थक जाते हैं। ऐसे ना जाने कितने प्रकार के मेनू तैयार हो चुके हैं। सपने बड़े नहीं है, गोल बड़े नहीं है। और ये सोच के देखिए कि जब ये सारे बम वहाँ फूटेंगे तो क्या होगा रे कालियाँ?
हाँ, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, साथ ही साथ एक्सपर्ट अपने अनुभव शेयर करते हैं और इससे जो एनर्जी और एक्साइटमेंट होता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है, भीड़ से अलग सोचने और आगे बढ़ने का हौसला। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है ये। जब ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो इस तरह के प्रोग्राम हमेशा अपने मुख्य लोगों के लिए करते रहते हैं, ताकि एक अलग लेवल का एनर्जी इनके अंदर बरकरार रहे और एक अलग आइडियोलॉजी के साथ वो सारे के सारे लोग तेज़ी के साथ अपने करियर में ग्रोथ करें। तो आप जरा सोच के देखिए कि इस प्रोग्राम की वजह से आपकी रफ्तार बढ़ जावे, तो आप बताइए इस प्रोग्राम की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, लेकिन मोदी जी 240 पे क्यों आ गए थे? क्योंकि 400 सीटें आ रही थी उनकी। कितनी? 400। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है बस। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलने वाला। बस मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आप इस प्रोग्राम में अपने लोगों के साथ बैठिएगा, ये दोनों पावर आपके साथ काम करेगी। नंबर 1, हम अकेले 10 के साथ बैठे, अब हम कितने हो गए? 11 हो गए ना। हाँ, तो अभी मैं एक प्लान दिखाता हूँ, कल को कितना प्लान होने लग गया? अभी मैं एक स्टेशन पे जाता हूँ, कल को कितने स्टेशन पे काम होने लग गया? तो ये इम्पैक्ट पड़ता है डुप्लीकेशन से, और इसी का इम्पैक्ट दिखेगा आपको आगे चल के कंपाउंडिंग पे। और डुप्लीकेशन को लेके हमेशा से एक मजेदार चीज है, अच्छा करेंगे तो टीम भी अच्छा करेंगे, और बुरा करेंगे तो टीम भी बुरा करेगी, मजाक करेंगे तो टीम भी, और गंभीरता से लेंगे तो टीम भी गंभीरता से। बहुत अच्छा, मैं देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये वीडियो बहुत सूटेबल वीडियो मैं मानता हूँ। आप देखिए ध्यान से। साउंड कनेक्ट नहीं किए थे क्या? क्या हुआ दिखा आपको अभी? देखिए, यही टीम काम करती है। अब हुआ क्या? परेड करते करते वो पैर कैसे ये किया, वो पैर कहाँ लगा? पीछे किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ, उनको लगा कि ऐसा ही किया जाता है और सब वैसे ही। तो हम घर में बैठेंगे तो टीम क्या करेगी? बाहर निकलेंगे तो टीम क्या करेगी? आगे बढ़ेंगे तो टीम क्या करेगी? और एक ही जगह रुके रहेंगे तो टीम क्या करेगी? एक ही जगह रुके रहेगी। यही पावर है डुप्लीकेशन की। देखिएगा, लीडर्स को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये पावर ऑफ नेटवर्क में ये चीज आपको विशेष रूप से समझना है कि देखिए, एक बार एक कवि हुआ करता था, उसकी माली हालत इतनी खराब हुई ट्रेनिंग में क्यों खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का 1 दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा, सिर्फ चावल का 1 दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए।
पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ 1 दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। तो मुझे बताइए, तो क्या आप जिस काम को करते हैं उसमें चक्रवृद्धि की पावर काम करती है? आरसी वालों के साथ करते, नौकरी वालों के साथ नहीं, बिजनेस वालों के साथ नहीं। यही चक्रवृद्धि की ताकत आपको आपके लिए लगानी है तो क्या करना होगा? अपने जैसे लोग तैयार करने होंगे, डुप्लीकेशन। और ये कब होंगे? ट्रेनिंग में चलेंगे। जब हम उस वर्कशॉप में अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जाएंगे। तो ये चीज़ें दिमाग में हम सभी लोगों को रखनी है। जैसे कि समझिए, देखिए कि ये क्या है, बीज है ना? कितने बीज हैं यहाँ पे? अब आप बताएं कि इस बीज से कितने संतरे निकल सकते हैं? अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो जब वो बीज तैयार होंगे ना आपके उस प्रोग्राम में, तो उससे कितने संतरे, आप सोच के देखिए कि 50 लीटर आपके तैयार हो गए और वो 50 काम करने लगे तो फिर 50 गुना बड़ा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और यही पावर नेटवर्क में काम करते हैं। और जिस दिन ये ताकत आपके लिए काम करने लग गई, टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाता है। समझ लीजिएगा कि इस काम को करने का मकसद पूरा हो गया। बात समझ में आ रही है ना? फिर रिटायरमेंट से लेके बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं। वाई प्रमोशन, सबसे बड़ी बात, कामयाब लोग वो सब काम करते हैं जो नाकामयाब लोग करना। बहुत लोग आज नहीं आए होंगे, बुलाने के बाद भी मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपको संकेतों को समझना है कि आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों की ज़्यादा परवाह मत कीजिए। पंडित जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि कई बार आपकी स्थिति नेटवर्क में ऐसी बनेगी कि आपके ऊपर भी इडियट मिलेंगे और आपके नीचे भी इडियट मिलेंगे। कहाँ सर? ऊपर भी कौन मिलेगा और नीचे भी। और उनको देख के यदि आपने कुछ ना किया तो तीसरे इडियट आप होंगे। तो दो तो हो ही गए हैं, तीसरा होना जरूरी है क्या? तो इसलिए दूसरों को मत देखिएगा कौन प्रमोट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप इसका कितना लाभ ले सकते हैं वो चीज़ आपको दिमाग में रखना है। एंड संभल के चलने वालों को जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। ये डैमेज हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तो स्पष्ट आपको बोलूँ, न्यूट्रीचार्ज बेचना आज के डेट में मुश्किल काम है क्या? सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे कंपनी ने इतना बड़ा टारगेट बनाया है कि 15 करोड़ महिलाओं तक पहुंचना है। आप समझिए, चीज़ों को समझिए, कहाँ तक पहुंचना है। पहले हमारे पास टूल्स कम होते थे, आज उसकी संख्या बहुत, ट्रेनिंग बैकअप हमारे पास में ज़्यादा है। तो ऐसा करके आप बताइए, कोई बहुत मुश्किल काम होगा किसी के लिए इस प्रोडक्ट को निकालना? नहीं। और सबसे अच्छी बात तो क्या होती है ना कि जिस चीज़ को बेचने में कॉन्फिडेंस साथ में रहता है ना कि गलत नहीं कर रहे हैं, तो उसको बेचना मुश्किल नहीं होता है। टीम में एकजुटता, एक बिखरा हुआ घर कभी टिकता है क्या? नो या यस, कुछ भी तेज बोलिए, लेकिन एकजुटता हो तो फिर वो कितना निखरा हुआ लगता है, मजा आ जाता है नहीं आ जाता? हाँ, जिस घर में भी आप जाइए और एकजुटता हो, बिल्कुल उसी तरीके से टीम में एकजुटता लाने का ये मौका होता है जब आप ऐसे प्रोग्राम को उत्सव के रूप में देखते हैं। एंड जितना आप रहना चाहते हैं खुश, उतना आप हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ताकत तभी लगती है जब आप असंतुष्ट होते हैं अपनी कामयाबी से।
बाकी यदि 20-30-50 हज़ार में आप मौज ले रहे हैं तो इसका मतलब उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एंड टीम वर्क मेक। तो टीम वर्क जरूरी है या नहीं है? क्यों जरूरी है? ये ड्रीम किसका है और इस पे काम किसको करना है? तो काम की आदत किसे लगानी होगी? और वो टीम जिसमें जंग लग गई है उस जंग को खत्म करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मानते हैं नहीं मानती इसको? तो टीम को लेके कुछ वीडियो मैंने आपको पहले दिखाए हैं। एक के वीडियो में अपने नए प्लेयर से मिलिए। चंद्रशेखर, देखिए हमें क्या रोल प्ले करना जी चाहिए। साहब। शहीद हकीम जी साहब। फ्रैंको जी साहब। यूसुफ खान जी साहब। राम बहादुर जी साहब। अरुण घोष जी साहब। और चुन्नी गोस्वामी साहब। एक दूसरे को अपनी कमियां और अपनी स्ट्रेंथ को अच्छी तरह जान लो। एक दूसरे की वीकनेस कवर करना सीख लोगे तो टीम और भी मजबूत बनेगी। याद रखना, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ टीम के लिए स्ट्रेंथ नहीं है तो वो किसी भी काम की नहीं। आपकी ताकत जो है। टीम हम यहां बनाने जा रहे हैं तो तुम्हारी या मेरी नहीं, इस देश की टीम है, हिंदुस्तान की टीम है। कौन सी टीम बनाने जा रहे हैं? हिंदुस्तान की टीम। और ये क्यों जरूरी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि देखिए टीम वर्क्स के तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं चूँकि ट्रेनिंग के लिए आया नहीं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा एक इम्प्रेसिव और मोटिवेटेड वीडियो है। मैं आपको ध्यान से इसको देखने के लिए बोलूँगा क्योंकि कई लोगों को डर लगता है किसी भी काम को करने में और उस डर की वजह से कई लोग काम कर भी पाते हैं और कई लोग नहीं भी करते। तो किसी काम को करना क्यों जरूरी है? थोड़ा साउंड वीडियो का आप ज़्यादा करके रखिएगा, ठीक है ना? मैं इसको बंद कर दूंगा जब चलेगा तो ध्यान से देखिएगा ये क्या कहता हुआ मुझे। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ। एक बार मैच खत्म हो जाए ये मत सोचो कि तुम हारे या जीते, बल्कि अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गिव इट माई वेरी बेस्ट और नॉट? और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है then you're a winner। क्या कहा इसने? लड़िए, इस बात की परवाह मत कीजिए कि आप हारेंगे या जीतेंगे। और हम में से बहुत ना इसी टेंशन में आ जाते हैं, क्या होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, और इन गरीबी वाली आदत के साथ हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए दोस्त, बहुत अच्छा वो एक वीडियो उसी से रिलेटेड आपने कभी देखा भी होगा मेरी ट्रेनिंग में कि टैलेंट हो भी और उसका राइट यूटिलाइजेशन ना हो या भटकाव आ जाए तो फिर ज़िंदगी में क्या हो जाता है। एक छोटा सा वीडियो। हाँ, रहीम साहब, इंडिया कोच। ऑफ कोर्स, थैंक यू सर। हेलो सर। एक शॉट में एक ही गोल होता नहीं, तुम दो करने की कोशिश करते हो। एक बात बताओ, आम खिलाड़ी से उस्ताद खिलाड़ी बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? टैलेंट सर। टैलेंट सबसे कहा समझता है मियां। टैलेंट क्या कर दिखाएगा ये तय करता है फोकस। इंडिया खेलना चाहते हो जी सर। तो फोकस में रखो क्या होना चाहिए। फोकस कहाँ रखना है? हम ना जाने कहाँ कहाँ रखते हैं। और इसीलिए कई टैलेंटेड लोग भी इस इंडस्ट्री में वो नहीं कर पाते जो उन्हें कर जाना चाहिए।
था। तो बहरहाल चूँकि मुझे बस कमिटमेंट को क्या करना है, अचीवमेंट बनाना है। और कमिटमेंट किस लेवल का होता है? एक विरले में, आगे बढ़ने वालों में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए कईयों के लिए बाढ़ आ जाएगा, बरसात आ जाएगा, लगन शुरू हो जाएगा, फेस्टिवल शुरू हो जाएगा, किसी के दादी बीमार पड़ जाएंगी, किसी की नानी बीमार पड़ जाएंगी। लेकिन एक व्यक्ति जब काम के प्रति कमिटेड होता है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन 16 टीम्स अपनी पूरी तैयारी के साथ आपका इंतजार कर रही हैं। आप में से जिसे भी खुद पर जरा भी शक है, अच्छा होगा वो ये ट्रेनिंग अभी छोड़ दे। उस्ताद जी साहब। गेम कमजोर हो रहा है तुम्हारा। सॉरी साहब। वो फादर कैसे तुम्हारे? साहब लंग कैंसर है साहब। ये जानते हुए कि वो बीमार है, इंडिया के लिए अपना बेस्ट दे पाओगे? जी साहब। बाबा भी चाहते हैं कि रोम ओलंपिक में इंडिया के लिए खेलने का ऑनर जाने नहीं देना। खेलेगा साहब, पूरा जान लगा के खेलेगा। पिताजी को क्या हुआ था? कैंसर। फिर भी संकल्प कैसा था? खेलेगा। हम लोग बच्चे को स्कूल छोड़ने के चक्कर में टारगेट भूल जाते हैं। और देखिए ये आम आदमी क्यों आम रहते हैं? क्योंकि उनको सब काम करने का मौका मिलता है, वक्त मिलता है, बस एक ही चीज के लिए टाइम नहीं है, कामयाब होने के लिए। किस चीज के लिए टाइम नहीं है? हाँ? डेली घर पहुंचना जरूरी है उनका। जैसे कि वो घर में ना जाए तो प्रलय हो जाए। आपको लगता है कि प्रलय हो जाएगा? नहीं होगा। तो फोकस कहाँ रखना चाहिए? फोकस पे। और देखिए संगत और संस्कार को लेकर बहुत अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जिंदगी में यदि हमें कोई चीज़ आगे ले जाती है तो वो भी संगत और संस्कारी होते हैं, और पीछे ले जाती है तो वो भी संगत और संस्कारी होते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। आप जानते होंगे ये सचिन तेंदुलकर और इनके गुरु कौन हैं? रामाकांत आचरेकर जी। और जब ये कोचिंग करते थे ना तो इनके 3 स्टूडेंट थे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 गॉड ऑफ क्रिकेट किन्हें कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं जब सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा आप पढ़ेंगे तो आप जान के हैरान हो जाइएगा कि सचिन तेंदुलकर ने भी ये बात कही है कि हम तीनों में सबसे बेहतरीन यदि कोई प्लेयर था, आचरेकर जी ने तो ये कहा है, लेकिन हम तीनों में सबसे बेहतर कोई प्लेयर था तो वो अनिल गुरव ही हुआ करता था। अनिल गुरव के बैट से ही सचिन तेंदुलकर जिंदगी का पहला अंडर-14 का सेंचुरी बनाए थे। और इन तीनों में जो फुटवर्क था, जो टाइमिंग थी, जो डेडिकेशन था, जो कमिटमेंट था, वो सबसे बेहतरीन किसका था? अनिल गुरव। और गुरु आचरेकर जी का प्रेडिक्शन ये था कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन बनेगा? अनिल गुरव। लेकिन जानते हैं नाम इसका? क्या हुआ मालूम है? संगत और संस्कार ने खा लिया इसको। प्रतिभावान होने के बावजूद भी, बेहतरीन होने के बावजूद भी, इनसे पहले क्रिकेट सीखने के बावजूद भी ये आदमी गुमनामी की जिंदगी में चला गया। रीजन क्या है बता देना चाहता हूँ। पहला, ये कैसे परिवार में था जिसमें इसका एक भाई ऐसा निकला जो क्रिमिनल निकल गया। क्या निकल गया? और वो उस परिवार को छोड़ नहीं पाया उस टाइम। नतीजा क्या रहा कि वो उलझ गया, कभी पुलिसिया कार्रवाई में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, और इसका ध्यान कहाँ से हटने लग गया? अपने क्रिकेट से। दूसरा गलती इसने क्या किया मालूम है? जब इसको नाम, मान, सम्मान और पहचान मिली तो ये थोड़ा अपने गुरु को भी नजरअंदाज करने लगा। गुरु रामाकांत आचरेकर जी ने सख्त हिदायत दी थी इस व्यक्ति को कि गली क्रिकेट मत खेलना, टेनिस क्रिकेट मत खेलना, इससे तुम्हारी तकनीक प्रभावित हो जाएगी। और ये चंद पांडे सर 500,000 रुपये पाने के लिए
ये एवरीडे जाने लगा और उसके हिसाब से ये अपने आप को बदल लिया और नतीजा ये रहा कि नेशनल क्रिकेट में ये फिट नहीं हुआ। 20 फीट के चौल में, मतलब झोपड़ी में ये आदमी रहता है आज भी। ये इसकी स्थिति। सचिन तेंदुलकर ने सीधे सीधे इस आदमी के विषय में लिखा था कि अनिल गुरव को आज के डेट में दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होना चाहिए था, लेकिन खा कौन गया अनिल गुरव को? उसका कौन खाया? संगत और संस्कार। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि हमें से भी कई लोगों की, देखिए, एक तो ऑलरेडी हमारी संगत वैसे लोगों के साथ में होती है जिनकी सोच अमीरों वाली नहीं है, और इसकी शुरुआत अपने घर से ही हो जाती है। बाहर के हम बाद में बात, देखिए, अमीरों की सोच एक अलग सोच होती है, गरीबों की सोच क्या होती है? घर में मदर है ना, वो बच्चों को छुपा के चॉकलेट खिलाएगी कि कोई देख ना लेवे। जो है वो हकीकत में बता रहा हूँ आपको। अब उस टाइम आपको पता भी है कि आप क्या कर रही हैं। आपको तो यही लगता है ना कि एक चॉकलेट था, किसे खिला दिया? किसके बच्चे को? अपने। क्योंकि नहीं छुपाते तो शायद सबको। लेकिन आपने क्या किया? चोरी नहीं सिखाया आपने गलत संस्कार दे दिया। अब आपके बुढ़ापे में वो आपसे चोरी करके अपनी पत्नी को खिलाएगा ना, तो वो भोगना आप ही को है। गलती आपकी नहीं है, हमें ऐसा किसी ने सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं, जब तो ट्रेनिंग जरूरी होती है। आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर को पहला सेंचुरी करने में 79 मैचेज लगे थे। कितने? 79। कामली ने आते आते दोहरा शतक किया था, विनोद कामली। जानते हैं ना विनोद कामली को? क्या हुआ? आज ये आदमी भी अपने इलाज के खर्चे के लिए जूझ रहा है, कुछ नहीं है। कामयाबी मिलते ही पागलपन छा गया इसको, शोहरत मिलते ही पागल हो गया ये आदमी। नतीजा क्या हुआ? बर्बाद कर दिया इसने, लाइफ को भी, सक्सेस को भी, करियर को भी, सेहत को भी। और इन तीनों में सबसे कमतर जो आदमी था वो सिर्फ एक चीज के दम पे, संस्कार के दम पे गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। किसके दम पे? सफलता उसके ऊपर हावी नहीं हुई कभी भी। वो जब जब बेहतर हुआ और बेहतरीन बनने का प्रयास किया, नतीजा क्या रहा? गॉड ऑफ। तो यदि आपको भी सफलता मिले, भूल के आगे बढ़िए और बेहतर बनाइए और बेटरमेंट पे काम कीजिए, और जहाँ है वहाँ से और ऊपर जाने की कोशिश कीजिए, तभी आप गॉड ऑफ क्रिकेट टाइप बन सकते हैं। सो करंट स्थिति है ये बेचारे की, इसका वीडियो भी आप देख लीजिएगा। कहाँ पे? गूगल पे। कौन है ये? तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे 2002 में, 2001 में, 2000 में आरसीएम में आ गए, 2005 में आरसीएम में आ गए, कोई 2008 में रॉयल्टी बन गया था, कोई 2007 में रॉयल्टी बन गया था। आज कहाँ है? कहाँ है? अरे आज आपके डाउनलाइन में ज्वाइन करने के लिए तैयार है। क्यों गलत सोचते हैं आप? तो यही सब चीज़ है। देखिए, रूट लेवल और रिमोट लेवल तक प्रोडक्ट लेके पहुंचिए, सिस्टम लेके पहुंचिए और नॉलेज लेके पहुंचिए। और अभी हमारा सारा फोकस न्यूट्री चार्ज पे। कहाँ पे? न्यूट्री चार्ज पे, जो कि ये टारगेट से रिलेटेड है। एंड पार्किंसन लॉ है, समय जितना तय करेंगे उतने में। तो टाइम कब तक है और मौका कब से मिला था? सोए हुए थे, कुछ लोगों ने काम किया है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या थे? कराटा ले। अब जग जाइए, अब देर मत कीजिए, और लोगों को भी जगाना है। काम बहुत सारे हैं। और देखिए, एक बात याद रखिए, हीरो बनेंगे तो हीरो जैसा पे आउट मिलेगा, और जोकर बनेंगे तो क्या बनना है? क्या बनना है? लेवल क्यों जरूरी है? हीरो बनने के लिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम सभी का फोकस होना चाहिए। और लास्ट में इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, वैसे भी आपका आगे का टॉपिक आपका नहीं है, कि समय, देखिएगा आराम से, समय ज़्यादा नहीं चाहिए सफलता के लिए, हमें कम समय में सफलता। आरसीएम के वो लवर मत बनिए कि आरसीएम करना है, आरसीएम के वो लवर बनिए हर साल लेवल को बदलना है। क्या करना है? बदले ना बदले वो अलग बात है, लेकिन हमारे तरफ से कोई चूक, प्रयास में कमी। और याद रखिए, दुनिया
में बोलबाला किसका है जो स्पीड के साथ चल रहा है? किसके साथ चल रहा है? तो वो आनंद सर लाइए, आपका वाला वीडियो में दिखाई दूँ एक बार। सो लास्ट में एक वीडियो जो आप सभी के लिए है, और वो मैं दिखाने से पहले, क्या है ये? भारत का नक्शा। हाँ आनंद सर, इसमें आपका बिजनेस कहाँ है? रवि सर, नवीन सर, अजय सर, पांडे सर, साहू सर, कहाँ है आपका बिजनेस? दिख रहा है कहीं कहीं? देखिए, तो जब नहीं दिख रहा है तब तो यहाँ बैठे हुए हैं, दिखने लगेगा तो कहाँ पहुँच जाइएगा, हम सब देख लीजिए। तो इसलिए बहुत मजबूत तरीके से, हाँ धन्यवाद। देखिए वो अपना काम नहीं बोला, आप लोग भूल जाते हैं। तीसरा नहीं है क्या, है ना? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में काबिल बनने के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे डायमंड रेस्पेक्टेड सुरेंद्र वत्स सर। यस सर, जोर से बजाइए। देखिए जैसे हिंदू के घर में गीता, मुस्लिम के घर में कुरान, वैसे ही डायरेक्ट सेलर के घर में ये 3 किताबें, और ये तीनों वैसे तो ये कितने का होता है? शायद 900 रुपये का। यस सर। लेकिन ये 2 किताबें 200 में ना, एक की कीमत कितनी? 200। और 2 एक साथ लें तो, और 3 एक साथ लें तो, कुछ तो कर दो भाई बस। लेकिन ये जो किताबें हैं ना, ये कीमत की मोहताज नहीं है, ये किताबें काबिलियत के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? और हमारे हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, ना सिर्फ आपके पास, बल्कि आप जिसको भी ज्वाइन कराइए उसके पास ये किताबें ज़रूर होने चाहिए। तो जाइए तो इस किताब को लेके ज़रूर जाइए, और परवाह मत कीजिएगा कि आपके पास पहले से कितनी पड़ी है। ये किताब बहुत बड़ा फर्क आपकी लाइफ में डालने वाली है। सो पैन इंडिया में यदि आपको बिजनेस करना है तो एक अलग लेवल। अब देखिए नेटवर्क से लोग पैसे कितने कमाते हैं। वर्मा सर 102 करोड़, 102, 92 करोड़, बोलिए थोड़ा आप लोग बोलिए। 87 करोड़, 77 करोड़, 72 करोड़, 62 करोड़, 51 करोड़, 46 करोड़, एक महीने का। और ये 2019 का आंकड़ा है, करंट इनका अभी आंकड़ा मेरे पास नहीं, 2019 का ये आंकड़ा है, इतना करोड़ का इनकम। बहुत बड़ा मैसेज है, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि 25वां साल। क्या आपको लगता है? डर है? हाँ, अब तो दिलेरी चाहिए, डर जैसी कोई बात ही नहीं है। और बस पूरी ताकत कहाँ छोड़ देनी है हम सभी लोगों को? हाथ ऊपर करके बोलिए, कहाँ पे? हमेशा की तरह हम वापस भी बोलेंगे कि दिन ठीक करना है तो पिन ठीक करना पड़ेगा। होगा, आप सभी लोगों को ये याद रखिए। और एक बार हम इस वीडियो को देखेंगे, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप में से कितने लोगों ने घोषणा किया हुआ 1 तारीख का लिए हैं? वो मायने नहीं रखता, वीडियो बना के भेजिए, अपने अपलाइन को वीडियो बना के भेजिए ताकि सबूत के तौर पे उसे रखा जाए। और ये लास्ट वीडियो प्ले करके, क्योंकि मुझे बहुत ताकत मिलती है इसको देख के, आपने भी कई बार देखा है, वापस देखिए, बार बार देखिए, लोगों को दिखाइए। सो प्लीज़ एक बार साउंड दे दीजिएगा। सुरेश, क्या कर रहे हो? क्या हुआ?
किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कुछ है तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है? क्या है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर में पैदा हुए थे, उसी दिन मर गए थे। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोदते हैं, पर यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमको साला छलांग लगाना सिखाते हैं। जब समय आए तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हम ही मारेंगे। मैं मारूंगा छलांग, मैं मारूंगा छलांग। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मरीन आर्किटेक्ट, तो नासा, कौन लगाएगा छलांग? आर्किटेक्ट इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कौन लगाएगा छलांग? कौन लगाएगा? हम लगाएंगे सर। हम लगाएंगे छलांग सर। जरा 2 मिनट रुकिए आप लोग, जाइएगा मत अभी, 2-3 मिनट का समय लेंगे हम। 2 बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है। पहला हो गया, कल 24 सितंबर को, सॉरी सितंबर बार बार आ रहा है, 24 अगस्त को जौनपुर में हम लोग के स्टार रूबी परम आदरणीय डी सर का प्रोग्राम जौनपुर में है, उसमें जरूर बैठाइएगा। देखिए बाहर निकलना जरूरी है, पहला घोषणा। दूसरा घोषणा है 7 सितंबर को बनारस में परम आदरणीय बीसी छाबड़ा सर, जिनको हम लोग बोलते हैं भाग्य चेंज, उनका प्रोग्राम हो रहा है। बहुत शानदार प्रोग्राम होगा, उसमें जरूर जाइएगा, लोगों को ले जाइएगा। और अभी हम लोग एक नारा लगाएंगे। देखिए अभी हमारे पास 80 ग्रुप है, सारे ग्रुप में 2 मिनट का वीडियो जाएगा। हम बोलेंगे झुकती है आसमां, आप लोग क्या बोलिएगा? झुकाने वाला चाहिए। जो नहीं बोलते हैं पकड़ लेता है, दिमाग बहुत ज्यादा भटकता है ना। हाँ, हम बोलेंगे झुकती है आसमां, चलता है आरसीओ, निकलती है पीने, बढ़ता है इनकम। हम बोलेंगे 10,000 पीबी में, 25,000 पीबी से। हम बोलेंगे पटना को छलांग हम लगाएंगे, छलांग हम लगाएंगे। अच्छा हम बोले छलांग कौन लगाएगा? आप लोग क्या बोलिएगा? मुट्ठी बांध के बोलिएगा, वीडियो में कैद हो जाइएगा। फिर जो नहीं बोलेंगे ना शशि सर, वीडियो में दिखाई पड़ जाएगा। बिल्कुल सर। देखिए फिर से सुनिएगा, ये वीडियो पूरे इंडिया में फैलने वाला है। 2 मिनट का वीडियो, लोगों को लगना चाहिए चंदौली के लोग, मुगल सराय के लोग, डीडीयू के लोग बहुत ही क्रांतिकारी हैं।